नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी इस कोशिश में शामिल हो जाएं। इसलिए गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का द डेली शो। दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार के दो बड़े विवादास्पद फैसलों यानी दो बड़ी भूलों को सुधार दिया है, उनके फैसलों को उलट के। केजरीवाल साहब पहली गलती ये कर रहे थे कि एक ऐसा नियम बना रहे थे जो भेदभावपूर्ण था। उसके तहत दिल्ली में केवल उन्हीं लोगों का इलाज होता, उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिलते जो दिल्ली वासी हैं, जो दिल्ली के नागरिक हैं, और जो बाहर के आकर लोग बसे हुए हैं, यदि उनके पास पेपर कागजात नहीं हैं तो वो उनको भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहते थे। केजरीवाल साहब का दूसरा विवादास्पद फैसला, और जो बहुत बड़ी भूल भी कहा जा सकता है, वो ये था कि वो उन लोगों का टेस्ट नहीं करना चाहते थे जिनमें अभी लक्षण नहीं दिख रहे हैं कोरोना के। यानी ऐसे लोग जो कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं, उनका वो टेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनमें लक्षण नहीं दिख रहे थे। जबकि अगर उनको इस तरह से बिना टेस्ट किए आप छोड़ देते हैं तो पता नहीं वो कितने लोगों को और संक्रमित कर सकते हैं अगर उनको कोरोना हो गया होगा तो। अब ये केजरीवाल सरकार की जो पहले घोषित नीति थी 5T वाली, जिसमें वो कहते थे कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क वगैरह वगैरह, उसमें से जो पहले 3 हिस्से हैं उन्हीं पर वो उल्टी नीति पर चल पड़े थे। और ये फैसला केजरीवाल साहब उस समय कर रहे थे जब दिल्ली में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, जिसको TPR कहते हैं, वो सबसे अधिक है। वो नेशनल एवरेज यानी राष्ट्रीय औसत का 5 गुना है। दिल्ली में 37.82% लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से। जबकि महाराष्ट्र में, जहां इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ है, वहां भी ये जो TPR है वो बहुत कम है। इसके मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले, वहां 23.12% है। अब नियम ये कहता है कि जैसे ही TRP 10 की संख्या को पार करता है, 10 के आंकड़े को पार करता है, टेस्टिंग रेट बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 10 के ऊपर जा रहा है टेस्ट रेट TPR, तो मतलब बड़े पैमाने पर आपके यहाँ संक्रमण फैल चुका है। तो केजरीवाल सरकार इसके उलट वो संक्रमित लोगों की पहचान करने से कतराने लगे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि और टेस्ट हों, जबकि टेस्ट की ज़रूरत बढ़ गई थी। वो टेस्ट से रोक रहे थे और जाहिर है कि इस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई थी। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि केजरीवाल सरकार का वो शुतुरमुर्गी रवैया है जो तूफान आते देखकर रेत में अपना सिर दबा लेता है। अब केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने के मामले में ये 2 गलतियां बड़ी कर रही थी, यही नहीं है, ये तो 2 बड़ी गलतियां हैं जिसे जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने उनके फैसले को उलट कर दुरुस्त कर दिया। बल्कि केजरीवाल हर मोर्चे पर गलत साबित हो रहे हैं, विफल साबित हो रहे हैं। शुरू में उन्होंने बहुत आत्मविश्वास दिखाया था और लोगों को लग रहा था कि ये पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, इसने 2-3 साल दिल्ली में अच्छा काम भी किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ख़ास तौर पर मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनाकर, तो ये ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। और ये भी उम्मीद देखी जा रही थी उनके काम कार्यशैली में कि वो केरल मॉडल को ध्यान में रख कर चल रहे हैं। जिस तरह से केरल में काम किया गया है संक्रमण को रोकने में और सफलता पाई गई है, वैसे ही वो यहाँ इस संकट के मौके पर अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन अब बहुत कुछ साफ होता जा रहा है और अब समझ में आ रहा है कि वो केवल बोल बहादुर हैं। उनकी असफलताओं के 2 आपको उदाहरण बताते हैं जिससे और साफ हो जाएगा कि केजरीवाल साहब किस तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। अब देखिए कि उन्होंने बड़ी धूमधाम से दिल्ली सरकार का एक अलग से ऐप जारी किया और कहा कि इस ऐप के ज़रिए दिल्ली वासी ये पता लगा सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं और अगर किसी को संक्रमण हुआ है तो वो उन्हीं हॉस्पिटल में जा सकता है।
लेकिन ये ऐप उनका पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि वो गलत सूचनाएं दे रहा था, सही सूचनाएं उसमें उपलब्ध ही नहीं थी, और इसीलिए लोग अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें खाली बिस्तर भी नहीं मिल रहे थे। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, प्राइवेट अस्पतालों का ठीक ढंग से इस्तेमाल न कर पाना। केजरीवाल का दावा है कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना से लड़ाई में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे प्राइवेट अस्पताल पूरे देश भर में, दिल्ली में ही नहीं, कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में बहुत ही असहयोगपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। वो बहुत सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं, और ये तो आंकड़े बताते हैं कि पूरे कोरोना से लड़ाई का जो बोझ है वो 30% के आसपास जो हमारा सरकारी तंत्र है स्वास्थ्य का, वो झेल रहा है, वो उससे निपट रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने अंधेरगर्दी मचा रखी है, वो कोरोना के पेशेंट को लेते ही नहीं हैं, और लेते भी हैं तो उनको मनमानी ढंग से उनकी वसूली कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, और इसके बहुत सारे उदाहरण अखबारों में लगातार छप भी रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल एक मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं आप कि ऐसे संकट के मौके पर वो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम करेंगे, तालमेल बनाएंगे, कोई टीम ऐसी बनाएंगे जो उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और एक्सपर्टीज़ है उसका इस्तेमाल इस संकट से निपटने के लिए करेंगे। उनको पता है कि ये जो हॉस्पिटल हैं उनकी बहुत बड़ी लॉबी है, वो एक माफिया की तरह काम करती है। तो ऐसे में, और दिल्ली का मुख्यमंत्री तो एक अधिकार विहीन मुख्यमंत्री है, उसके पास बहुत अधिकार भी नहीं है, तो उसमें इस तरह की रणनीति ज़्यादा काम करती है कि जहाँ प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ डंडे का इस्तेमाल करना, हिटलर की तरफ व्यवहार करना, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देना। गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, और बाद में गंगाराम तो चौड़े होकर अभी भी हॉस्पिटल घूम रहा है कि करवा दी, कोई बात नहीं, हम कोर्ट में निपट लेंगे। तो उन्होंने ये जो किया उसका मैसेज बहुत गलत गया, और ये लगा कि ऐसे मौके पर भी केजरीवाल इन सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, उनसे भी झगड़ने पर आमादा हैं। तो ये बड़ी फेलियर थी उनकी। फिर ये खबरें आई कि केजरीवाल सरकार जो है, जो संक्रमण से जुड़े आंकड़े हैं उनमें भी हेरफेर कर रही, क्योंकि वो जो आंकड़े दे रहे थे और जो आईसीएमआर के पास आंकड़े थे उनमें बड़ा अंतर था। फिर बाद में दिल्ली सरकार ने कहा कि जो निजी अस्पताल हैं वो उनको सही आंकड़े नहीं दे रहे। तो ये गलती किसकी थी? ये राज्य सरकार का ही फेलियर था कि अगर उनको सही आंकड़े नहीं मिल रहे थे तो वो गलत आंकड़े क्यों दे रहे थे? सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? और अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा था तो उसके भी उपाय थे, बातचीत करके जो भी करना था वो करते, लेकिन गलत आंकड़े दे रहे थे। और ये माना जा रहा है कि केवल दिल्ली सरकार नहीं, बहुत सारी राज्य सरकारें गलत आंकड़े दे रही हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, संक्रमण के आंकड़े कम दिखाने के लिए, कम टेस्ट भी कर रही हैं। जैसे केजरीवाल साहब टेस्ट कम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में सरकार टेस्ट कम कर रही है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम सरकारें, बंगाल, ये तमाम सरकारें टेस्ट कम कर रही ताकि कम संक्रमण के मरीज़ दिखें, ऐसा न लगे कि उनके राज्य में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल गया। तो ये छिपाने की कोशिश अधिकतर राज्य कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी करेंगे, ये शायद थोड़ा सा आश्चर्य की बात थी, लेकिन वो ये कर रहे थे। दिक्कत ये है असल में कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार ने कोई ठोस रणनीति कोरोना से लड़ने की बनाई ही नहीं थी। उनको लग रहा था कि ये मोहल्ला क्लिनिक जैसे हमने स्थापित कर लिए हैं, वही पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी से निपटने में भी हमारी वही रणनीति काम आ जाएगी। एक जो एनजीओ माइंडसेट होता है, मेंटलिटी होती है, उसके तहत वो आगे बढ़ रहे होंगे। और जाहिर है कि जब इतने बड़े पैमाने पर महामारी टपकी, और दिल्ली तो उसका केंद्र है, सारे दुनिया भर की फ़्लाइट्स यहाँ आती हैं, विदेशी देशी लोग आते हैं और उससे फैलता है, तो ये उन्होंने सोचा नहीं। और एक जो छोटे स्तर की रणनीति, छोटे विज़न के साथ की गई, उससे ये नतीजे निकले कि वो फैलता चला गया। और आज दिल्ली देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में से एक है, राज्य है, छोटा सा राज्य है, उनके पास बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं थी। छोटे से राज्य को संभाल कर वो अपनी काबिलियत का डंका बजवा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि दिक्कत यही है कि वो बड़बोले हैं और
ज़्यादातर टकराव की वाली भाषा में काम करते हैं, वो लोगों का सहयोग नहीं ले पाते हैं और उनकी सरकार का रवैया भी कुछ इसी तरह का है। वो तो ठीक है 2 साल उन्होंने कुछ काम किया जिसकी वजह से वो फिर से जीत के आने में कामयाब हो गए, लोगों को लगा कि एक मौका और देना चाहिए, लेकिन दूसरी बार चुनने के बाद से वो लगातार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो अक्षम्य हैं। आप देखिए दिल्ली दंगे के दौरान जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद करने में भी राज्य सरकार बहुत ही पीछे रही, फिसड्डी रही और उससे ये मैसेज गया कि वो दिल्ली दंगों के पीड़ितों जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे उनकी मदद नहीं करना चाहती है। फिर दिल्ली पुलिस ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से राज्य में गिरफ्तारियां की हैं, वो परेशान कर रही है वो छात्र छात्राओं को, कार्यकर्ताओं को, उस पर भी दिल्ली सरकार की भूमिका बहुत ही नकारात्मक रही है, बल्कि उदासीनता रही है उसके रवैये में, जिसकी वजह से ये भी एक मैसेज गया है कि वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की गोद में बैठ गए हैं। अब उनमें वो मादा नहीं है कि सच के पक्ष में खड़े हो सकें, सच बोल सकें। तो वो जो छवि निर्मित हुई थी पिछले कुछ सालों में केजरीवाल की, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वो कहना चाहिए कि वो स्याह हो गई है जितनी चमकदार थी उसके मुकाबले। ऐसे में ये दूसरी असफलता मान सकते हैं। एक तो दिल्ली दंगों को लेकर, दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर उनकी चुप्पी, उनका नकारापन, उनकी उदासीनता, और दूसरा फिर ये कोरोना संकट के समय वो जिस तरह से फेल कर रहे हैं, एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं और अंत में उपराज्यपाल ने जो 2 उनके फैसले उलट दिए हैं, वो उनकी एक करारी पराजय कही जा सकती है, नाकामी मानी जा सकती है। क्या केजरीवाल जो अभी बता रहे हैं कि वो भी बीमार हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ है, अब खुदा करे वो सब स्वस्थ हो जाएं, लेकिन क्या अगर इस बीमारी से निकलकर वो अपनी भूमिका को बदलेंगे, अपने रवैये को बदलेंगे, अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे और अपनी छवि को फिर से प्राप्त कर पाएंगे? ये देखने की बात है, भी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जिस मोड़ पर वो पहुंच गए हैं वहाँ बहुत उम्मीदें नहीं लगती हैं, क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया है, अपना जुझारूपन खो दिया है और अब वो सुरक्षित होकर अपनी सरकार चलाने के रवैये पर आ गए हैं। तो उनका विस्तार भी नहीं है। अगर वो एक समय अति महत्वाकांक्षा पाले हुए थे सरकार में, मतलब देश के प्रधानमंत्री बनने की, तो अब वो देश के प्रधानमंत्री तो दूर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ही बने रह जाएं इस पीरियड के बाद, इस अपने कार्यकाल के बाद, यही बड़ी बात होगी। तो मित्रों, ये था केजरीवाल का अपना कामकाज, किस तरह से कोरोना संकट से वो निपट रहे हैं, लगातार फेल कर रहे हैं और दूसरे टर्म में उनकी एक एक करके नाकामियां हमारे सामने आ रही हैं। उस पर मेरी एक रिपोर्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जाते जाते आपसे एक बार फिर से गुजारिश कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भुगतान कीजिएगा। स्वतंत्र पत्रकारिता अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, गोदी मीडिया पराजित हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप करीब आएँ, एक दूसरे का सहयोग करें और इस स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।